बिजली की कीमतों से मुतालिक निगरान वजीर आजम के बयान को सियाक़ो सबाक से हटकर पेश किया गया। निगरान वजीर आजम ने ये हरगिज नहीं कहा कि ये मामला नॉन इशू है और लोगों की तकलीफ का एहसास नहीं। उन्होंने कहा कि मसले के हल के लिए मुतल्लिका स्टेक होल्डर से बातचीत जारी है। ये रिपोर्ट करना कि वजीर आजम को मसले का एहसास नहीं, हरगिज दुरुस्त नहीं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी। निगरान वजीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की मुलाकात, वजारत से मुताल्लिक उमूर पर ब्रीफिंग। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में पाकिस्तान के मुस्बत बयानिए की मौसर नुमाइंदगी के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत। वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात भी मुलाकात में मौजूद थे। गिलगित बल्तिस्तान में हालात पुरअमन हैं। फौज तैनाती की खबरें बेबुनियाद और झूठी हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तमाम सड़कें, कारोबारी मराकज़ और तालीमी इदारे खुले हैं। गिलगित बल्तिस्तान में फौज को सिर्फ हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलम के मौके पर तैनात किया गया। GB होम डिपार्टमेंट की तरफ से अमन व अमान के लिए दफा 144 नाफिज है। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का ट्वीट। निगरान वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान से एडनो लैरी की सरबराही में ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन इनोवेटिव स्ट्रेटेजी कमेटी की मुलाकात। पोलियो खात्मे के लिए हुकूमत, आलमी शराकतदारों और डोनर्स की मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान की गुफ्तगू। चीनी की स्मगलिंग के खिलाफ कस्टम्स कोयटा का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। डेरा इस्माइल खान से आने वाले 20 ट्रकों से चीनी की हजारों बोरियां कब्जे में ले ली गई। 2 माह में 1 अरब रुपए से ज्यादा मालियत की 1637 मीट्रिक टन चीनी बरामद की गई। 3 सितंबर 1965 के फजाई मार्के पर मबनी पाक फजाइया की मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी। मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म में 3 सितंबर 1965 के दिन लड़े जाने वाले फजाई मार्के का अहवाल बयान किया गया है। तर्जुमान पाक फजाइया। सितंबर 1965 की पाक भारत जंग के तीसरे रोज कैप्टन गुलाम मुर्तजा और मेजर अमानुल्लाह ने जमाबंदी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। कैप्टन गुलाम मुर्तजा शहीद और मेजर अमानुल्लाह शहीद। दुश्मन को नाको चने चबवाए। दोनों शहदा के नाम सुनहरी हुरूफ से लिखे जाएंगे। यौम दिफा हमारे लिए एक अजीम दिन है। तमाम शहदा को सलाम। दुश्मन को शायद पता नहीं था कि उसने किस कौम को ललकारा है। ऐसे इकदामात उठाए जाएं जिससे आइंदा कोई भी शहदा की हुर्मत पामाल करने से पहले 1000 बार सोचे। यौम दिफा के मौके पर शहदा के लवाहिकीन का इजहार ख्याल। आजाद कश्मीर में नसीराबाद शून के मकाम पर कार हादसे में 4 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। कार में एक ही खानदान के 5 अफराद सवार थे। जख्मी और लाशों को करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा गाड़ी मुजफ्फराबाद से झींग जाते हुए चून के मकाम से गहरी खाई में जा गिरी। यूक्रेन और रूस की जानिब से एक दूसरे पर हमले जारी। यूक्रेनी हुकाम का जनूब मगरबी शहर ओडिशा पर ताज़ा हमलों के दौरान रूस के 22 ड्रोन तैयारे मार गिराने का दावा। यूक्रेन ने ड्रोन हमलों में नुकसानात की तफसीलात फराहम नहीं की। स्पेन में तूफानी बारिशों से निज़ाम जिंदगी मफलूज। हुक्काम की अरगोन के इलाके में 2 अफराद के हलाक होने की तस्दीक। मूसलाधार बारिशों के बाद शमाली और मगरबी स्पेन में सैलाबी सूरत हाल। कई इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का चौथा मैच आज खेला जा रहा है। अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमें कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच दिन 2:30 से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। इवेंट में अफगानिस्तान का यह पहला मैच होगा। बांग्लादेश को अपने पहले मैच में श्रीलंका से शिकस्त का सामना करना पड़ा। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का अहम मैच बारिश की नजर। पाकिस्तान और भारत का मैच बगैर नतीजे के खत्म। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। 3 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान ने सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी स्क्वाड सुपर 4 मरहले के मैच के लिए आज पाकिस्तान पहुंच रहा है। टेनिस ग्रैंड स्लैम US ओपन। दिफाई चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्काराज और रूस के डैनियल मेदवेदेव
प्री क्वार्टर मरहले में पहुंच गए। जर्मनी के ज़वीरो, ऑस्ट्रेलिया की डिमैन्यो और इटली के जानिक सिनर भी लास्ट 16 में शामिल। मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा और मैं हूं उरूज फातिमा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि बिजली की कीमतों से मुतालिक निगरान वज़ीर आज़म के बयान को सियाक़ व सबाक़ से हटकर पेश किया गया। उन्होंने ये हरगिज़ नहीं कहा कि ये मामला नॉन इशू है और लोगों की तकलीफ का एहसास नहीं। तफसील बताएंगे शाहरुख शफी अपनी रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है बिजली के बिलों के हवाले से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया। बिजली बिलों के मुतालिक निगरान वज़ीर आज़म से सवाल और उनका जवाब कुछ यूँ था। सवाल मेरा ये है कि ये सीरियस लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इसको कैसे आप टैकल करेंगे अगर आप कोई रिलीफ देने में कामयाब नहीं होते तो? थैंक यू। देखिए, एक तो मैं आपको ये अश्योर करा दूं कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। ये मसला ज़रूर है, ये मसला ज़रूर है और इस मसले को ज़रूर मैग्नीफाई भी किया जा रहा है। हम ये भी समझते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त इलेक्शन मोड में है। उन्होंने लोगों से हुए बीमार जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। जिन लोगों की कंट्रीब्यूशंस हैं तमाम लोगों की, वो तमाम लोगों ने ही इसको इशू बनाकर एक सोशल कॉज के तौर पर लेके चलने की कोशिश करें। हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैंने इलेक्शन लड़ना होता तो शायद मैं भी यही कर रहा होता। हैविंग सेड दिस, हमारा जो करंट ये जो 2 माह का बिल बढ़ा है, इसको हमने बहुत क्लोजली मॉनिटर भी किया है, इसकी कैलकुलेशन भी की है और इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए अगर सबसे ज़्यादा हमने किसी बात पे मीटिंग्स की हैं और हम इकट्ठे हुए हैं, वो यही नुकता था, जिसके नतीजे में हमने इस पूरे पावर सेक्टर को समझने की कोशिश की है और उनसे बात करने की कोशिश की है। आपके साथ और आवाम के साथ तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़े मध्यम लहजे में गुफ्तगू करें। वहाँ हमने नहीं की है। हमने उनको कन्फ्रंट भी किया हुआ है और हम उनको सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच के तहत उनको बता रहे हैं कि बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशंस में ना अपना वक्त ज़ाया करें ना हमारा। जो फ्री यूनिट्स के हवाले से हमें कुछ हम तक इतलात आई, उस पे भी हमने एविडेंस बेस्ड, ये नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया में कुछ लोग कोई ट्वीट कर दे या किसी और ज़रिए से इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाने की कोशिश करें और हम उसको गॉस्पेल ट्रूथ के तौर पे ट्रीट करें। हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम उसको सीरियस लेते हैं और उसके नतीजे में जो कंक्लूजन होती है उस कंक्लूजन के तहत फिर कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन देते हैं। हम अभी तक जो रेलेवेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं मल्टीलैटरल, उनके साथ नेगोशिएशन में हैं और बहुत जल्द हम किसी न किसी ऐसी पोजीशन में होंगे कि जहां पर हम डिफाइंस में गए बगैर, क्योंकि वो एक ऐसा रेड एरिया है जिसमें हम कतन एंटर नहीं होंगे। शॉर्ट ऑफ दैट जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हम डिस्कस भी कर रहे हैं और उन ऑप्शंस की जो ट्रांसलेशन है, जो रिफ्लेक्शन है, वो जल्द आ जाएगी और हम उसका अनाउंस इंशाल्लाह करेंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म ने ये नहीं कहा कि ये मामला नॉन इशू है और लोगों की तकालीफ का एहसास नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि मसले के हल के लिए मुतल्लिका स्टेक होल्डर से बातचीत जारी है। जो रिपोर्ट किया गया कि वज़ीर आज़म इस मसले को संजीदा नहीं ले रहे, ऐसा नहीं था। आपने देखा कि फिर एक अखबार ने फिर दूसरे अखबार ने किस तरीके से रिपोर्ट किया कि वज़ीर आज़म लोगों की मुश्किलात को संजीदा नहीं ले रहे। वज़ीर आज़म ने यह कहा कि जो भोंचाल की और अनारकी की जो खबरें हैं वो संजीदा नहीं है, लोगों के जो मसाइल हैं वो बिल्कुल संजीदा हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया गंदम का, तो जो चने का जवाब था वो मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुआ। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने यह भी कहा कि ये रिपोर्ट करना कि वज़ीर आज़म को मसले का एहसास नहीं, हरगिज़ दुरुस्त नहीं। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से इत्तलात और नशरियात के निगरान वजीर मुर्तजा सोलंकी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और अपनी वजारत से मुताल्लिक उमूर के बारे में आगाह किया। मुलाकात में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में पाकिस्तान के मुस्बत बयानिए की मौसर नुमाइंदगी के लिए हिकमत अमली पर भी मुशावरत की गई। वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात भी मुलाकात में मौजूद थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि फ़न और सकाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए वज़ारत इत्तलात और नशरियात और कौमी विरसा और सकाफ़त डिवीज़न के दरमियान ताउन इंतहाई सूदमंद साबित हो सकता है। उन्होंने ये बात कौमी वर्सा और सकाफ़त के निगरान वज़ीर जमाल शाह से मुलाकात में कही। जमाल शाह ने निगरान वज़ीर आज़म को अपनी वज़ारत से मुताल्लिक उमूर के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में पाकिस्तान में फ़न और सकाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि महकमा दाखिला गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से जारी बयान में वाज़े किया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। पाक फौज की तैनाती के हवाले से मीडिया में ज़ेर गर्दिश खबरें और क़यास आराइयाँ मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। अपने ट्वीट में निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में तमाम सड़कें, तजारती मराकज़, कारोबारी सरगर्मियाँ और तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले हैं। पाकिस्तान आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की खिदमत सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की चहलम के मौके पर पुरअमन अमान बरकरार रखने के लिए तलब की गई हैं। उन्होंने कहा कि जुलूस के रास्तों और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के लिए माजी की तरह खुसूसी इक़दामात किए गए हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अमन अमान बरकरार रखने, अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए CRPC 1898 की दफ़ा 144 पूरे खित्ते में नाफिज की गई है। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज बाज़ औक़ात बाज़ मजहबी और फ़िरक़ा वाराना ख़दशात के रद्द अमल में होता है, लेकिन अमन व अमान की सूरत हाल पुरसकून है। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि एहतजाज मकामी मसाइल पर एक फ़ितरी सियासी जमहूरी रद्द अमल है, जिसका गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन तरीके से इंतज़ाम किया गया। गिलगित बल्तिस्तान अमन और हम आहंगी की जन्नत है। निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान से जनवा से ग्लोबल पोलियो एरिडिकेशन एवेन्यू स्ट्रेटजी कमेटी की सरबराह एडन ओलेरी ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। इस मौके पर वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म की क़यादत में पोलियो के खात्मे का पुख्ता अज़्म कर रखा है। इंसदाद पोलियो के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। इस हवाले से मरबूत हिकमत अमली तश्कील देकर अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। हाई रिस्क एरियाज़ के लिए भी मौसर हिकमत अमली तश्कील दी है। उन्होंने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत, आलमी शराकतदारों और डोनर्स की मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। इस मौके पर एडन ओलेरी ने कहा कि पोलियो वायरस की मुंतकली को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम में ताउन जारी रखेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए संजीदा इक़दामात यकीनी बनाएं। नाज़रीन, चीनी की स्मगलिंग के खिलाफ पाकिस्तान कस्टम्स कोयटा का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता 2 माह में 1 अरब रुपए से ज़ायद मालियत की 1637 मीट्रिक टन चीनी बरामद की गई। तर्जुमान कस्टम्स के मुताबिक एक ताज़ा कार्रवाई में डेरा इस्माइल खान से आने वाले 20 ट्रकों से चीनी की हज़ारों बोरियां कब्जे में ले ली गईं। चीनी की कीमतों में हालिया इजाफा बरामद की वजह से नहीं, बल्कि चीनी माफिया की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी और अफरात ज़र का नतीजा है। FBR के मुताबिक मुल्क में चीनी का ज़ख़ीरा 2.15 मिलियन मीट्रिक टन मौजूद है। ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। चीनी की कीमत में हालिया इजाफे को बरामद शुदा चीनी से जोड़ने का गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। गुज़श्ता हुकूमत ने चीनी की कुल मिकदार का सिर्फ 3% बरामद करने की इजाजत दी थी, जिसकी वजह मुल्क को ज़र मुबादला या डॉलर की जरूरत थी। चीनी की कीमत में हालिया इजाफे की वजूहात में अफराते ज़र, स्मगलिंग, पैदावारी लागत में इजाफा और सूबाई हुकूमतों की जानिब से कीमत ना मुकर्रर करना है। हमारे नेबरिंग कंट्रीज और हमारे पोरस बॉर्डर्स की वजह से लीकेज बहुत ज़्यादा हुई है, स्मगलिंग बहुत ज़्यादा हुई, और जब एक प्राइस स्पाइरल चलता है तो ट्रेजेक्ट्री जब अपवर्ड चलती है तो ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग, साथ साथ स्पेकुलेशन, ये इसमें मार्केट फोर्सेस हैं, मार्केट प्लेयर्स हैं, और ये सब इन्वॉल्व होके और शुगर प्राइसेस को बढ़ावा देते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमतों की जानिब से परचून की कीमत मुकर्रर करने के खिलाफ स्टे ऑर्डर दे रखा है। गुज़श्ता सालों में हुकूमत ने शुगर कैन की स्पॉट प्राइसेस मुकर्रर की थी। साल 2021 और 22 में पंजाब में गन्ने की स्पॉट प्राइस 225 रुपए फी मन, सिंध में 250 रुपए फी मन मुकर्रर की गई थी और चीनी की फी किलो कीमत थी 87 रुपए के लगभग। साल 2022 और 23 में पंजाब में गन्ने की स्पॉट प्राइस 300 रुपए जबकि सिंध में 302 रुपए फी मन मुकर्रर की गई थी। पैदावारी कीमतों में इजाफे की वजह से भी चीनी की कीमतों में इजाफा होता है। FBR के मुताबिक मुल्क में 31 दिसंबर तक चीनी का जखीरा 2.15 मिलियन मैट्रिक टन मौजूद है।
नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीलियों से ज़रूरी शोबा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। मौसमियाती तगय्युर के फैसलों के दौरान और फसलों के दौरानी और पैदावार पर असरात मुरतब हो रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद नवीद असहर। पाकिस्तानी मईशत का बड़ा हिस्सा ज़राअत पर मुश्तमिल है। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान की ज़राअत को मुतासर कर रही है और माहिरीन मुस्तकबिल में इसके मज़ीद नुकसान की पेशगोई कर रहे हैं। बढ़ता हुआ दर्जा हरारत, बारिश के अंदाज में तब्दीलियां और मौसम के शदीद वाक़यात फसलों की पैदावार को मुतासर कर रहे हैं और इन वजूहात की बिना पर ज़राअत के लिए पानी की दस्तयाबी भी कम हो रही है। मौसमों की तब्दीली की वजह से बहुत सी फसलों को मामूल से पहले या बाद काश्त करना पड़ता है, जिससे किसानों के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो उसकी वजह से भी पैदावार मुतासर होती है। ख़ुसूसन काटन जो है वो चूँकि बड़ी अहम फसल है पाकिस्तान की मईशत के लिहाज से, तो ज़्यादा बारिशें भी कपास की फसल को नुकसान पहुँचाती हैं, जिसकी वजह से फुट्टी भी ख़राब होती है और उसके अंदर जो बीज है उसमें खुर्दनी तेल की मिकदार और ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं बढ़ती हुई आबादी की, वो भी मुतासर हो रही हैं। फसली कीड़े और बीमारियां जो पहले कम थीं अब मौसमी तब्दीलियों की वजह से ज़्यादा बढ़ रही हैं और फसलों को नुकसान पहुँच रहा है। कुछ इलाकों में किसान पानी की कमी की वजह से रूटीन की फसलों को मुकम्मल तौर पर छोड़ रहे हैं। ये मसाइल फसलों, मवेशियों और बुनियादी ढांचे को भी मुतासर कर रहे हैं। इंतहाई मौसमी मसाइल सैलाब, समंदरी तूफान और गर्मी का बायस भी बन रहे हैं। इससे कम फसल, खुराक की किल्लत और अजनास की कीमतों में इजाफे जैसे मसाइल दरपेश हैं। माहिरीन का ख्याल है कि सूरत हाल ऐसे ही रही तो ज़्यादा गर्मी या सर्दी के सबब फसलें अब रवायती काश्त के इलाकों में परवान नहीं चढ़ सकेंगी। मौसमियाती तब्दीली से फसल की पैदावारियत में कमी का भी इम्कान है, जबकि ये फसलों के मियार को भी मुतासर कर सकती हैं, जिससे वो कम ग़िज़ाइयत या कम जायकादार बनती हैं। मौसमियाती मसाइल से निमटने के जदीद तरीके ढूंढ कर इन मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के ज़ेरे एहतमाम फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स, प्लास्टिक, उसके वेस्ट और हस्पतालों के फजले को तल्फ करने के लिए मौसम निज़ाम के हवाले से आगाही और तरबियती वर्कशॉप लाहौर में हुई। तफसील राना इफ्तिखार अहमद से जानिए। वर्कशॉप में वज़ारत मौसमियाती तब्दीली, तालीम, सेहत, सन्नत, मीडिया और दूसरे शोबों से वाबस्ता अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों में शामिल है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल, प्लास्टिक मसनूआत, इनकी रिसाइकलिंग, अस्पतालों और होटलों में पैदा होने वाला फुजला माहौल को गंदा कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ इंसान, जानवर और फसलें बल्कि आबी हयात भी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जो काम हो रहा है तो हमारे इदारे भी उस इंटरनेशनल जो काम है एनवायरनमेंट के ऊपर, तो अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसको अडॉप्ट करें ताकि हम अपने आने वाली जनरेशन को और जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उसको इस हैज़र्डस केमिकल से और वेस्ट से उसको महफूज किया जा सके। गवर्नमेंट को भी ऐसी पॉलिसीज़ डेवलप करनी चाहिए जिसमें आवाम की बेहतरी भी हो जाए। स्पेशली इस पर जो प्लास्टिक बैग्स हैं इसका स्पेशली यूजेज तो बंद होना चाहिए। मुकर्रीन ने कहा कि माहौल में कुदरती तौर पर 20%, जबकि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज और मसनूआत की तैयारी से 80% फुजला पैदा होता है, जिससे कुदरती माहौल आलूदा हो रहा है। अवेयरनेस के बगैर जो वेस्ट की प्रॉब्लम है इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। जब हमने वेस्ट को जो रिड्यूस करना है और वेस्ट को जो रीयूज़ करना है, ये दोनों चीज़ें जब तक हम अवेयर नहीं करेंगे लाहौर के हर शहरी को, पाकिस्तान के हर शहरी को, हम उसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे। जितनी भी इंडस्ट्रियल या ऑटोमोबाइल जितनी भी हैं, इनके जो एग्जॉस्ट हैं वो ऐसा वेस्ट है कि जिसकी रिसाइकलिंग इतनी आसान नहीं है और वो हमारे जो नेचर है उसको बहुत ज़्यादा तबाह कर रही है। जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पाकिस्तान में रिसाइकलिंग के नाम पे आ रहा है वो बहुत खौफनाक चीज़ है। जितना तो एक तरह से ये जंक यार्ड बनता जा रहा है ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसको कहाँ पे फेंकना है, कैसे उसको ख़त्म करना है, उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के साथ तमाम इदारों और आवाम को भी अपना किरदार अदा करना होगा। अस्पतालों और सनतों में पैदा होने वाले सनती फुजले को ठिकाने लगाने के लिए मौसर इक़दाम की ज़रूरत है ताकि इनके इंसानी ज़िंदगी पर कम से कम मनफी असरात मुरतब हों। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। पंजाब में 10 साल के तवील अरसे के बाद रवां साल 46 लाख एकड़ रकबे पर कपास काश्त की गई है। कपास की सरकारी कीमत 8,500 रुपए मुकर्रर करने के बाद काश्तकारों ने ये अहम संग-मील अबूर किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से फरहान मिर्जा।
कपास की मजमूई पैदावार का 70% हासिल करने वाले सूबा पंजाब में रवां सीजन में 46 लाख एकड़ रकबे पर ये अहम तरीन फसल काश्त की गई। इसका ज़ेर काश्त रकबा गुज़श्ता 10 साल में सबसे ज्यादा है। किसानों को इस अहम नकद आवर फसल की तरफ रागिब करने और 82 लाख से जायद गांठों के हसूल के लिए फुटी की इमदादी कीमत को बर वक्त 8500 रुपए फी 40 किलोग्राम मुकर्रर किया गया। पंजाब हुकूमत के कार्टन एक्शन प्लान के तहत फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, डेरा गाजी खान और बहावलपुर में कपास की बुवाई का 100% हासिल किया गया। कपास की अकीती फसल तैयारी के बाद कटाई के मरहले में दाखिल हो गई है, जबकि पचीती फसल भी आइंदा 1 से 2 हफ्ते में तैयार हो जाएगी। तमाम डिपार्टमेंट ने मिल के कपास की फसल के लिए भरपूर कैंपेन चलाई और अब उसके हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है ये फसल इस साल पाकिस्तान की मईशत में एक बहुत अच्छा इजाफा साबित होगी। कपास की फी एकड़ पैदावार में इजाफे, फसल को नुकसानात से महफूज रखने और किसानों की बरवक्त महावनत और मौसर रहनुमाई यकीनी बनाने के लिए सूबाई सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहूर डिवीजनल सतह पर इंतजामात का खुद जायजा ले रहे हैं। ब्रीफिंग के दौरान उनको बताया गया कि दरियाए सतलुज में तुगयानी से जनूबी पंजाब के 5 अजला में 40,000 से ज्यादा एकड़ रकबे पर इस अहम फसल को नुकसान पहुंचा, लेकिन मजमूई तौर पर सूरत हाल गुज़श्ता 10 साल की निस्बत काफ़ी बेहतर है। ज़री माहिरीन के मुताबिक काश्तकार कपास की चुनाई और न्यूट्रिशन का खास ख्याल रखें। इस अमल से फी एकड़ ज़्यादा पैदावार काश्तकारों की खुशहाली और मुल्क की मैशियत में इस्तेकाम का बाइस बनेगी। फरहान मिर्ज़ा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम के अलावा पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 38,000 क्यूसेक, हेड सुलेमान की पानी की आमद 40,000 और इखराज 26,000 क्यूसेक है। दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम के मुकाम पर पानी की आमद 66,586 और इखराज 64,356 क्यूसेक है और यहाँ निचले दर्जे का सैलाब है। पंजाब की दीगर अजला में पानी का बहाव नॉर्मल है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली के इकदाम जारी हैं। सड़कों, पुलों और ज़राए मवासलात को हंगामी बुनियादों पर बहाल किया जाएगा। मुतासरा बंद और पुश्तों को भी मजबूत बनाया जाएगा। लोधरा के मुकाम पर दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में कमी आ रही है। इस वक्त 64,000 क्यूसेक का पानी लोधरा से गुजर रहा है। सैलाब से लोधरा के छोटे बड़े 325 गांव मुतासिर हुए हैं। मजीद तफसील बता रहे हैं लोधरा से अब्दुल्ला डाहा। लोधरा के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में दिन ब दिन कमी आ रही है। इस वक्त लोधरा के मकाम पर पानी का बहाव 64,000 क्यूसेक है और पानी नॉर्मल हालत में जारी है। गुज़िश्ता रोज दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल के बायस कपास, चावल, मकई और चारा की फसलों को शदीद नुकसान हुआ है और पानी घरों में भी दाखिल हुआ है, जिससे कई देहात ज़ेरे आब आ गए हैं और घरों को शदीद नुकसान भी पहुँचा है। जिले इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 की टीमों ने दिन रात मेहनत करके सैलाब से मुतासिर को बर वक्त इमदाद देकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। अब जैसे जैसे पानी की सतह कम हो रही है, लोग वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। लोधरा के 325 छोटे बड़े गांव सैलाब की जद में आए हैं और रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 7,000 के करीब अफराद मुतासिर हुए हैं। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। जंग जारी थी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अवाम के हमरा भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। एक जानिब भारतीय वजीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री अपनी कौम पर तारी पाक फ़ज़ाइये के हमलों का खौफ दूर करने की नाकाम कोशिशें करते रहे, तो दूसरी जानिब पाक फौज ने छम सेक्टर में भारत के 500 जवानों को जंगी कैदी बनाने समेत दुश्मन के 15 टैंकों और दीगर असलहे पर कब्जा कर लिया। पाक फौज के कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद मूसा ने भारतीय जख्मी सिपाही की एक फील्ड अस्पताल में इयादत की। लेफ्टिनेंट कर्नल नसीरुल्लाह बाबर ने गैर दानिस्ता तौर पर कश्मीर के भिम्बर सेक्टर में एक भारतीय पोजीशन पर अपना हेलीकॉप्टर उतारा, लेकिन उस वक्त उनके पास सिर्फ एक पिस्तौल थी। लिहाजा अपनी हाजिर दिमागी और मजबूत आसाब का मुजाहरा करते हुए वहां पर मौजूद 30 भारतीय सिपाहियों को झांसा देकर जंगी कैदी बना लिया। पाक फजाइया ने 3 भारतीय तैयारे मार गिराए। एक तैयारा पिस्टोर एयरफील्ड पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट हकीमुल्लाह ने मार गिराया, जबकि दूसरे तैयारे को फ्लाइट ऑफिसर अब्बास मिर्जा पिस्टोर के एयरफील्ड पर उतारने में कामयाब हो गए। GN-80 तैयारा भारत का स्क्वाड्रन लीडर ब्रिजपाल सिंह उड़ा रहा था, जिसे जंगी कैदी बना लिया गया। इस बेमिसाल मार्के के बाद 2 भारतीय तैयारे भारतीय नुकसान उठाते हुए फरार हो गए। नाज़रीन, भारत हमेशा से ही इस कोशिश में रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। सितंबर 1965 में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ जंगी महाज खोल दिया। जंग के तीसरे रोज कैप्टन गुलाम मुर्तजा
और मेजर अमानुल्लाह ने जमा मर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। कैप्टन गुलाम मुर्तजा का ताल्लुक पाक फौज की लाइट एयर डिविजन से था और उनको आर्मर रेजिमेंट के साथ मैदान जंग में खराब होने वाले टैंकों को ठीक करने का टास्क सौंपा गया था। आर्मर यूनिट को छम सेक्टर में जोड़ियों पर कब्जे का टास्क दिया गया था, जिसके बाद उनका हतमी हदफ अखनौर को फतह करना था। 3 सितंबर 1965 को छम सेक्टर को उबूर करने के बाद जोड़ियां की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी गई। इस दौरान इन्हें दुश्मन भारत की इन्फेंट्री और भारी तोपों की सख्त मुजाहमत का सामना करना पड़ा, मगर बुलंद हौसलों से सरशार पाकिस्तानी आर्मर रेजिमेंट ने दुश्मन के तोपखाने को भारी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान दुश्मन का एक गोला पाकिस्तानी टैंक को आकर लगा, जिससे टैंक में आग भड़क उठी। कैप्टन गुलाम मुर्तजा जो करीब ही अपनी जीप में मौजूद थे, फौरन टैंक की जानिब बढ़े और इसी दौरान दुश्मन की मशीन गन का बर्स्ट उन्हें आकर लगा, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। जख्मों की ताब ना लाते हुए बिलाखिर कैप्टन गुलाम मुर्तजा ने 3 सितंबर 1965 को जान आफरी के सुपुर्द कर दी। 3 सितंबर के नुमाया किरदार अदा करने वालों में मेजर अमानुल्लाह हैं, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट से था। मेजर अमानुल्लाह ने अपनी कंपनी की क़यादत करते हुए दुश्मन पर हमला किया और दुश्मन से घुमसान की लड़ाई के बाद लालैल और दियो पर कामयाबी से कब्जा कर लिया। मेजर अमानुल्लाह 3 और 4 सितंबर 1965 की दरमियानी शब दुश्मन को नाको चने चपवाते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए। उनका ये तारीख साज मार्का हमेशा याद रखा जाएगा। कैप्टन गुलाम मुर्तजा और मेजर अमानुल्लाह का नाम जंग सितंबर 1965 की तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा। पाक फ़िज़ाइया के शोबे ताल्लुकात आमा ने सितंबर 1965 की जंग में कौम के बहादुर सपूतों की जुर्रत व शुजाअत को उजागर करने की गर्ज से मुख्तसर दस्तावेज़ी फिल्म जारी कर दी है। दस्तावेज़ी फिल्म में 3 सितंबर 1965 के दिन लड़े जाने वाले फ़िज़ाई मार्के का अहवाल बयान किया गया है। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने बात की थी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 1965 में 1 सितंबर और 2 सितंबर को कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। 3 सितंबर का दिन ऐसा है जिसमें पाक फ़िज़ाइया ने बहुत मार्के मारे। अब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग का आगाज़ नहीं हुआ था और ना ही ज़मीनी ऑपरेशन का दायरा कार कश्मीर तक फैला था। जब पाकिस्तान की फ़ौज ने अपना दायरा अमल अखनूर तक बढ़ाया, जो कि जौड़ियाँ से श्रीनगर पहुँचने का दाखिली रास्ता था, तो पाक फ़िज़ाइया के जहाज़ों ने 5:30 बजे तुलु आफ्ताब के साथ टेक ऑफ किया। तो 2 F-86 सेबर तैयारे और एक F-104 ने सरगोदा से उड़ान भरी। उनकी मंजिल अखनूर थी। दीगर अहम बेस यानी मारीपुर और पेशावर भी हाई अलर्ट पर थे। ये पाकिस्तान आर्मी के 7 डिवीज़न को प्रोटेक्शन देने के मामूर थे ताकि तवी दरिया से फौजी नकलो हमल कामयाबी से हो सके। पाकिस्तान और भारत की जंग शुरू होने से सिर्फ 3 दिन पहले यानी 3 सितंबर को मिस्टियर और वैम्पायर तैयारों को पुणे एयरबेस से उड़ाकर पाकिस्तान सरहद के करीब पठानकोट एयरबेस पर डिप्लॉय कर दिया गया। हिंदुस्तानी ज़मीनी फ़ौज की पाक फ़िज़ाइया के खिलाफ हिफाजत के लिए हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने नेट तैयारों का इंतखाब किया। हिंदुस्तानी एयरफोर्स के 23 स्क्वाड्रन के 4 तैयारे उसके स्क्वाड्रन लीडर ब्रिजपाल सिंह की ज़ेरे क़यादत पठानकोट पहुंचा दिए गए। 4 और तैयारे भी अम्बाला से स्क्वाड्रन लीडर विलियम ग्रीन की ज़ेरे क़यादत पठानकोट पहुंचे। इन तैयारों ने पठानकोट का सफ़र निचली परवाज रहकर किया ताकि पाक फ़िज़ाइया को उनकी तैयारों की पठानकोट में मौजूदगी का पता न चल सके। एस कृष्ण स्वामी, जो कि ना सिर्फ उस फॉर्मेशन का हिस्सा थे बल्कि 2001 में हिंदुस्तान एयरफोर्स के चीफ भी बने, अपने एक आर्टिकल में लिखते हैं कि हमें टारमेक पर हिदायत मिली कि उनका टारगेट पाक फ़िज़ाइया के तैयारों को तबाह करके एक दिन पहले होने वाले 4 हिंदुस्तानी जहाज़ों की तबाही के नतीजे में नदामत और शर्मिंदगी का हिसाब बराबर करना। पठानकोट में पहुंचने वाले नेट तैयारों के 2 स्क्वाड्रन कमांडर में से नाज़रीन, भारत में मजहबी शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त के बढ़ते वाक़यात मोदी की नफरत अंगेज पॉलिसियों का नतीजा है। बीजेपी रहनुमा ने धमकी देते हुए कहा है कि भारत में अगर कोई हिंदुओं को ललकारेगा तो उसकी भारत में कोई जगह नहीं। सिर्फ मुसलमान अक़लियत ही नहीं बल्कि सिख और ईसाई बरादरी भी मोदी सरकार के आताब का शिकार हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे में भारत में न सिर्फ मसाजिद बल्कि कई गिरजाघरों को भी
مسمار کیا گیا۔ حال ہی میں گائے کا گوشت لے جانے کے شبے میں مسلم نوجوان کو بہیمانہ تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق 2014 کے انتخابات میں مودی کی قیادت میں بی جے پی کی جیت کے بعد سے ہندو قوم پرستی میں اضافہ ہوا ہے۔ متعدد ویڈیوز سے ثابت ہوا کہ کس طرح RSS کے نظریے سے متاثر ہندو قوم پرست اقلیتوں کو دھمکا رہے ہیں۔ بھارت میں کشیدگی کے بڑھتے واقعات آنے والے انتخابات میں مودی کی کامیابی کے لیے ہتھ کنڈا ہے۔ آج کے دن جب پوری قوم اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے تو 9 مئی کا دردناک واقعہ تکلیف کی صورت میں ہمارے دلوں میں قائم و دائم ہے۔ یوم دفاع کے موقع پر شہداء کے لواحقین نے اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کو شاید پتہ نہیں تھا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے۔ شاید یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کس قوم کو للکارا ہے۔ پھر اس دھرتی کے رکھوالوں نے، اس عظیم ماؤں کے عظیم بیٹوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی ہوئے دشمن کو واپس جانے پر مجبور کیا۔ آج کے اس دن جب پوری قوم شہداء کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے تو اس موقع پر 9 مئی کا وہ دردناک واقعہ آج بھی درد و تکلیف کی صورت میں ہمارے دلوں میں قائم و دائم ہے، اور ہم شہداء کی فیملیز آج بھی منتظر ہیں کہ کوئی ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ آن ورڈ کوئی بھی شخص شہداء کی حرمت پامال کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے۔ ڈیفنس ڈے ہم یہ جو دن مناتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے کیسے ایک بڑا دشمن تھا اس کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور جو بہادر سپاہیوں اور بہادر ماؤں کے بیٹوں کو للکارا تھا، یہ دشمن کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کس کو للکارا ہے۔ تو یہ دن ہمارے لیے ایک عظیم دن ہے۔ میں جو اس دن شہید شہداء کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں جو 6 سپٹمبر کو جو شہید ہوئے تھے۔ میں ملک کے تمام شہداء نوازیوں اور ان کی فیملیز کو سلام اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے جانیں قربان کی، اپنے بیٹے بھائی اور سہاگ قربان کر کے ملک کو آزاد رکھا۔ ہمیں ان پر فخر ہے۔ ناظرین، بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کی طلبہ ونگ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے جس پر بھارت نے غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کی طلبہ ونگ نے سری نگر میں جاری بیان میں کہا کہ کشمیری عوام حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور وہ مقصد حاصل ہونے تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ سری نگر اور وادی کشمیر کے دیگر علاقوں میں پوسٹر چسپاں کیے ہیں جس پر سینئر رہنما شبیر احمد شاہ کا کشمیری عوام کے لیے پیغام درج ہے۔ پیغام میں کہا گیا ہے کہ کشمیری قوم نے حصول حق خود ارادیت کی جدوجہد میں بے مثال قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہے، اور یہ جانی اور مالی قربانیاں غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے پیش کی گئی ہیں۔ لہٰذا قوم کے نوجوانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان قربانیوں کی ہر صورت میں حفاظت کریں۔ ناظرین، مظفر آباد میں کار حادثے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق مظفر آباد سے جھینگ جانے والی کار چون کے مقام سے گہری کھائی میں جا گری۔ گاڑی میں کل 5 افراد سوار تھے، جن میں 5 افراد میں سے 4 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ ایک عورت کو شدید زخمی حالت میں ریسکیو کر کے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ رات گئے پیش آیا، تاہم صبح مقامی افراد کی نشاندہی پر امدادی کارروائیوں کا آغاز کیا گیا۔ بین الاقوامی خبریں شامل کریں، آپ کو بتائیں یوکرین اور روس کی جانب سے ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں۔ یوکرینی حکام نے جنوب مغربی شہر اوڈیسا پر تازہ حملوں کے دوران روس کے 22 ڈرون طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یوکرین نے ڈرون حملوں میں نقصانات کی تفصیل فراہم نہیں کی۔ فرانسیسی خبررساں ادارے کے مطابق بحیرہ اسود کے راستے اناج کی ترسیل کے معاہدے کے خاتمے کے بعد روس نے یوکرین کے ساحلی شہروں اوڈیسا اور میکولائیو پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ ان حملوں کے باعث یوکرین سے اناج کی برآمد مزید مشکل ہو گئی ہے۔ یوکرین کی جنوبی افواج کے کمانڈر جنرل الیگزینڈر ترنواسکی نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا ہے کہ یوکرینی فورسز نے زاپورازھیا میں روس کی ابتدائی دفاعی لائن کو توڑتے ہوئے اہم پیش رفت کی ہے۔ روس نے بھی تازہ کارروائیوں میں یوکرینی افواج کو شدید نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔
ताकतवर समंदरी तूफान आइकोई आज जनूब मशरकी ताइवान की काउंटी तायोइंग से टकराएगा। तूफान के पेश नज़र गैर मुल्की इंतजामात किए जा रहे हैं। अब तक 3000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। इलाके में कारोबारी मराकज बंद कर दिए गए हैं। 200 से ज्यादा परवाजें मुअत्तल की गई हैं। ताइवान के सदर त्साई इंग-वेन ने कहा है कि 4 साल बाद हमें समंदरी तूफान का सामना है। लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, पहाड़ों या साहिल की तरफ जाने से गुरेज किया जाए। माहिरीन के मुताबिक तूफान अब दाएं ताइवान से गुजरकर चीन में दाखिल होगा। स्पेन में मौसम गर्मा के दौरान बदतरीन गर्मी की लहर के बाद अब तूफानी बारिशों ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। मूसलाधार बारिशों के बायस शमाली और मगरबी स्पेन में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। हुकाम ने अरागोन के इलाके में 2 अफराद के हलाक होने की भी तस्दीक की है। मूसलाधार बारिशों के बाद कई इलाके ज़ेर-आब आ चुके हैं, जबकि सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। स्पेन की मौसमियाती एजेंसी ने मजीद बारिशों की पेशगोई की है। अमरीकी रियासत नेवाडा में शदीद बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर है। लॉस वेगस में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जबकि कई रिहायशी इलाके ज़ेर-आब आ गए हैं। सैलाबी रेलों के बायस सड़कों पर गाड़ियां पानी में फंस गईं। अमरीकी नशरियाती इदारों के मुताबिक सैकड़ों परवाजें ताख़ीर का शिकार हुई, जबकि मुतादिद को मंसूख करना पड़ा। अब हजारों अफराद बिजली से महरूम हैं। शुमाली कोरिया ने एक बार फिर अहदाफ को निशाना बनाने की मसनूई जौहरी हमले की मशक की है। रॉयटर्स के मुताबिक शुमाली कोरिया ने फर्जी एटमी और हेड्स ले जाने वाले 2 क्रूज मिसाइल मगरबी समंदर की तरफ फायर किए। दोनों मिसाइलों ने 150 मीटर की बुलंदी पर 1500 किलोमीटर तक परवाज की। शुमाली कोरिया के सरकारी टीवी के मुताबिक इन मशकों का बुनियादी मकसद दुश्मन को खबरदार करना है कि हम जौहरी जंग की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम योंग उन ने असलहा साज फैक्ट्रियों का भी दौरा किया, जिनकी तस्वीर जारी की गई हैं। याद रहे कि जनूबी कोरिया और अमरीका ने हाल ही में 11 रोज़ा जंगी मशक़ें की। शुमाली कोरिया ने इन मशक़ों को अमरीका के पेश की जौहरी हमले के मंसूबे के मुतरादिफ करार दिया था। कुछ कौमी खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आलमी अदालत इंसाफ जाने का मतलब पाकिस्तान को आलमी कटहरे में मुजरिम बनाकर खड़ा करना है। ये मकरूह काम सिर्फ मुल्क दुश्मन और उनके कारिंदे करते हैं। अपने एक बयान में साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान वापस लाने, रिहा कराने और आबाद करने वाले अब दहशतगर्दों को नया रास्ता दिखा रहे हैं। जिनका बंदा है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान को आलमी अदालत इंसाफ में खड़ा करने से फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर के इंसानी हुकूक गस्ब करने वालों को दिली खुशी हुई। कठपुतली को पाकिस्तान की आलमी बदनामी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान न्याजी पर यह पैसा कौन खर्च कर रहा है? निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की हिदायत पर अवामुन्नास को फौरी रिलीफ फराहम करने के लिए जिला इंतजामिया की ज़ेर निगरानी DC ऑफिस कम्प्लेक्स मंडी भाउद्दीन में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। अवामी खिदमत कचहरी में सरकारी अमले ने अवामुन्नास को फ़र्द के इजरा, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, इंतकालात के इजरा, रिकॉर्ड का मुआयना, रजिस्ट्री, डोमिसाइल और रेवेन्यू से मुतालिक दीगर तमाम खदमात एक ही छत तले मुहैया की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ का कहना था कि रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी हुकूमत पंजाब का अवाम दोस्त इक़दाम है, जहाँ शहरियों के रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल फौरी हल किए जाते हैं। खुली कचहरी में पेश की जाने वाली दरखास्तों का मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाता है और मॉनिटरिंग भी की जाती है। लेजेंड आर्टिस्ट इरफान खुसर ने लाहौर में मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का दौरा किया। इस मौके पर इरफान खुसर ने पेट्रोलिंग अफसरान के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट पर सेशन किया और तरबियत के मुख्तलिफ मराहिल का जायजा लिया। अदाकार इरफान खुसर ने मोटरवे पुलिस की तरबियती मयार की तारीफ की और जेर तरबियत अफसरान के साथ खुल मिल गए। डिप्टी कमांडर आदफ शहजाद ने इरफान खुसर को यादगारी सुवेनियर भी पेश किया। वालिदैन अपने बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करके अच्छा शहरी बना सकते हैं, क्योंकि एक माँ को पढ़ना पूरे ख़ानदान को पढ़ना है। इसी सिलसिले में देखते हैं खानेवाल से अपने नुमाइंदे कुलज़ुम बशीर अहमद की ये रिपोर्ट। वर्ल्ड लिटरेसी डे के मौके पर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल खानेवाल में ज़िले इंतज़ामिया और लिटरेसी डिपार्टमेंट के ज़ेर-एहतमाम सेमिनार का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर हामिद वसीम सिंधु की क़यादत में लिटरेसी आगाही वाक़ का इनेकाद हुआ। सेमिनार से खिताब करते हुए माहिरीन तालीम और मुकर्रीरीन ने कहा कि ज़िला में 483 लिटरेसी स्कूल में तरबियत याफ्ता साज़ा बच्चों की तालीम और तरबियत में मसरूफ़ है। हफ्ता लिटरेसी मनाने का मकसद तालीम की अहमियत को उजागर करना है। अपने बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कीजिए,
خصوصاً اپنی بیٹیوں کو ایجوکیشن کے فیلڈ میں لے کے آئیے. اگر بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کریں گے تو وہ معاشرے کا ایک پازیٹیو رکن بن سکیں گے. تعلیم کے زیور سے راستہ ہونا روشن پاکستان کے لیے ناگزیر ہے. کلزم بشیر احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. ناظرین، سندھ کے عظیم صوفی بزرگ اور شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے 280ویں 3 روزہ عرس کا آج آخری روز ہے. اس موقع پر ملک بھر سے عقیدت مند حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر حاضری دے رہے ہیں. عرس کے دوران پولیس اور رینجرز کی جانب سے سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے. حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے 280واں سالانہ عرس کے دوران بڑی تعداد میں زائرین کی جانب سے مزار پر حاضری کا سلسلہ جاری ہے. اس موقع پر سندھی ثقافتی کھیل ملاکھڑا اور گھوڑا ریس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. مٹیاری سے افتخار عادل کی رپورٹ دیکھیے. شاعروں کے سرتاج اور سندھ کے عظیم صوفی بزرگ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس کے آخری روز بھی زائرین شاہ لطیف کی مزار پر حاضری دے کر انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. اس موقع پر قائم کردہ ثقافتی گوٹ جہاں سندھ کی ثقافت کو بھی اجاگر کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی سندھ کا ثقافتی کھیل ملاکھڑا بھی کھیلا جا رہا ہے جہاں سندھ بھر کے مل پہلوانوں نے شرکت کی ہے جو کہ اپنی زور آزمائی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تقریباً 1000 سے اوپر کے مل یہاں پر اپنا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. 3 سال ملاکھڑا ہوتا ہے، اپنے 3 دن یہ ملاکھڑا چلتا ہے اور یہاں پر اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کھانے پینے کا، رہنے کا، ان کا پھر ان کو ڈی اے سارا اسپورٹ ڈپارٹمنٹ دیتا ہے. نہ صرف ملاکھڑا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گھوڑا ریس کا بھی انعقاد کیا گیا ہے. ہزاروں کی تعداد میں زائرین لطیف لطف اندوز ہو رہے ہیں. یہ ہمارے والد صاحب کا شوق تھا اور یہ جو گھوڑا ابھی ساتھ کھڑا ہے ایسے سمجھے کہ جیسے ہم بیٹے تھے ان کے، یہ بیٹوں کی طرح لاتے ہیں. ایسے خوشیوں کے میلے لگتے ہی رہیں جس میں عوام بھی خوش اور توانا تندرست رہے. افتخار عادل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مٹیاری. سندھ کے بیشتر دیہی علاقوں میں تعلیمی اداروں میں روایتی طریقہ تدریس سے طلباء کو تعلیم کے میدان میں خاطر کا نتائج حاصل نہیں ہو رہے. حال ہی میں ایک اسکول ٹیچر نے سرکاری اسکول کے بچوں کو جدید طریقوں سے پڑھانا شروع کیا ہے جس کے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں. اسکول ٹیچر سوشل میڈیا پر بھی خاصے مقبول ہیں. اس حوالے سے دیکھتے ہیں رتو ڈھیرو سے کلثوم صدیقی کی یہ رپورٹ. فاروق فرید ابڑو کراچی میں ملک کے معروف نجی اسکولوں میں بھاری تنخواہیں چھوڑ کر سندھ کے پسماندہ علاقے رتو ڈیرو کے نواحی گاؤں میں بچوں کو ماڈرن ٹیکنیکس کے ذریعے تعلیم دے رہے ہیں، جس وجہ سے لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی بھی ایک بڑی تعداد بخوشی تعلیم حاصل کر رہی ہے. فاروق فرید ابڑو ایجوکیشن میں ماسٹرز کے بعد اپنے نجی اسکولوں کے تجربات کی روشنی میں بچوں کو کھیل ہی کھیل میں انتہائی دلچسپی سے تعلیم دے رہے ہیں. اسلام جو پہریو نبی کیرا ہے حضرت آدم علیہ السلام. اسلام جو آخری نبی کیرا ہے حضرت محمد. حضرت گاندھی جو کیڑو ہے. اسا کیڑے صوبے میں رہندا آیوں سندھ. اور اب ہماری پڑھائی بہت اچھی جا رہی ہے. اپنے پڑھائی کے ساتھ بہت خوش ہیں. سب سبجیکٹ پڑھاتا ہے، سائنس، ہندی، انگلش، میتھ، ساتھ میں گیمنگ بھی کراتے ہیں. میں اپنے شہر سے دور سے مطلب اس دیہاتی گاؤں میں آتا ہوں تاکہ میں کوالٹی ایجوکیشن یہاں پر پرووائڈ کر سکوں جو کہ دے رہا ہوں، کیونکہ مجھے ان بچوں کا فکر ہے. یہ صرف امیروں کے بچوں کا حق نہیں ہے تعلیم، یہ غریبوں کے بچوں کا بھی حق ہے. ان کا یہ انداز سوشل میڈیا پر بھی خاصا سراہا جا رہا ہے. سرکاری اسکولوں میں اس قسم کی تعلیم کی فراہمی قابل تقلید کام اور لائق تحسین اقدام ہے. کلثوم صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی. ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. تاہم اس دوران بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھوار، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور شدید مرطوب رہا. اور اب آپ کو گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں، جو کہ کچھ ایسے رہی: دالبندین میں 44، دادو 40، اٹک میں 40، ڈی آئی خان 40، جبکہ بھکر میں بھی 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں. موسم کی خبروں سے اتنا ہی.